सोचिए 66 मिलियन साल पहले जब एक एस्ट्रॉइड ने डायनासोर तक का नामो निशान मिटा दिया था, तब भी एक जीव बच गया था, द लेदरबैक सी टर्टल। मतलब आइस एज से लेकर भयानक क्लाइमेट चेंज तक इस जीव ने सब कुछ झेला है। लेकिन विडंबना देखिए, आज धरती पर मौजूद इसका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड एक बेहद गंभीर खतरे में है। आज के इस एनालिसिस में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इसी खतरे की जड़ों तक जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बेहद जटिल और भारी विवादों में घिरे ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट की। इसके इकोलॉजिकल असर से लेकर इसके पीछे के दावों और क्रिटिसिज्म को आज हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम प्रोजेक्ट के विशाल स्केल से शुरू करेंगे, फिर इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, वहाँ की जनजातियों पर खतरे और एनवायरमेंटल क्लियरेंस से जुड़े विवादों को देखेंगे, और अंत में इसके जियोपॉलिटिकल और कमर्शियल पहलुओं को भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट की। आखिर इस इतने सुदूर आइलैंड पर एग्जैक्टली क्या बनने जा रहा है? 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये भारी भरकम आंकड़ा ही अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट ऐतिहासिक रूप से कितने अभूतपूर्व स्केल का है। इस मास्टर प्लान के 4 मेन पिलर्स हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक मिलिट्री और सिविलियन ड्यूअल यूज एयरपोर्ट, एक 450 MVA का पावर प्लांट और एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप। 2028 तक इस लगभग अछूते आइलैंड पर 3.5 से 6.5 लाख लोगों को बसाने का प्लान है। मतलब एक पूरा का पूरा नया शहर खड़ा करने की तैयारी है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल पहलू पर, इसकी इकोलॉजिकल कॉस्ट। और यहीं पर सरकारी दावों और इंडिपेंडेंट रिसर्च के बीच एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। जरा इस अंतर को देखिए। सरकारी अनुमान कहता है कि करीब 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन सोर्स मटेरियल में इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का दावा है कि असल आंकड़ा 1 करोड़ पेड़ों तक जा सकता है। और ध्यान रहे, ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये 100 साल पुराने ट्रॉपिकल पेड़ हैं जो हमारे नेचुरल क्लाइमेट रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं। और नुकसान सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। गैलाथिया बे, जो उन लेदरबैक टर्टल्स का मुख्य घर है, उसकी ओपनिंग 3 किलोमीटर से सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर रह जाएगी। सोचिए। इसके अलावा 16,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज खतरे में बताई जा रही हैं। और तो और निकोबार मेगापोड और लॉन्ग टेल्ड मकाक जैसी दुर्लभ प्रजातियों के अस्तित्व पर भी सीधा सवालिया निशान लग गया है। इन सब के बीच एक इंसानी कीमत भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा तीसरा पॉइंट है वहां की इंडिजिनस जनजातियों पर मंडराता खतरा। सिर्फ 29, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक प्रोजेक्ट एरिया के पास रहने वाली और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई शोम्पेन जनजाति की आबादी महज इतनी ही थी। सोर्स इस बात पर गहरी चिंता जताता है कि जब लाखों बाहरी लोग वहां पहुंचेंगे तो ये जनजाति ऐसी बीमारियों की चपेट में आ सकती है जिनसे लड़ने के लिए उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 13 देशों के जेनोसाइड एक्सपर्ट्स और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसे शोम्पेन जनजाति के लिए सीधे तौर पर एक डेथ सेंटेंस यानी मौत का फरमान करार दिया है। ये तो हुई इम्पैक्ट की बात। अब चौथे सेक्शन में देखते हैं पर्यावरण क्लियरेंस से जुड़े प्रोसीजरल विवादों को, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि यहाँ कई रेड फ्लैग्स हैं। सोर्स के मुताबिक आलोचकों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला दावा ये है कि बिना ट्राइबल कंसेंट के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को कथित तौर पर दरकिनार किया गया। जिस ग्राम सभा से अप्रूवल लिया गया, कहते हैं कि उसमें एक भी आदिवासी सदस्य शामिल नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में महीनों या सालों लग जाते हैं, उसे कथित तौर पर महज 6 से 7 दिनों में फास्ट ट्रैक कर दिया गया। इसके अलावा 2021 के नक्शों में बदलाव के भी आरोप हैं ताकि मौजूदा कोरल रीफ्स को छुपाया जा सके। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर। इन सब के बावजूद इस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? इसके पीछे तर्क दिया जाता है मलक्का स्ट्रेट और नेशनल सिक्योरिटी का। इसे थोड़ा ज्योग्राफिकली समझते हैं। एक स्ट्रेट 2 बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक संकरा पानी का रास्ता होता है, और चोक पॉइंट वो जगह है जहां से गुजरना जहाज़ों की मजबूरी बन जाता है। इस प्रोजेक्ट को चीन की सप्लाई लाइन चोक करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव बताया जाता है, लेकिन सोर्स का तर्क है कि असली चोक पॉइंट तो ग्रेट निकोबार से सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंगापुर के पास है। इसके अलावा
अगर हम चीन के ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स पर नजर डालें तो मलक्का स्ट्रेट की थियोरी और भी कमजोर लगने लगती है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में कई बैकअप ऑप्शंस तैयार कर लिए हैं, चाहे वो म्यांमार से होकर जाने वाली एक्टिव पाइपलाइंस हों, पाकिस्तान के रास्ते सीपेक हो जो ग्वादर पोर्ट से तेल लाता है, सेंट्रल एशिया की सप्लाई हो, या फिर डेवलप हो रहे आर्कटिक रूट्स। आलोचकों के अनुसार इन सारे विकल्पों के होते हुए मलक्का स्ट्रेट पर चीन को ब्लॉक करने का तर्क काफी हद तक फ्लॉड लगता है। तो अगर मलक्का स्ट्रेट वाला तर्क इतना सॉलिड नहीं है तो फिर असली मोटिव क्या है? यही हमारा छठा और आखिरी पॉइंट है, कमर्शियल लक्ष्य। जरा प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर गौर कीजिए। इसमें कैसीनो, लग्जरी रिजॉर्ट्स, एडवेंचर स्पॉट्स फैसिलिटीज और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स का स्पष्ट जिक्र है। अब सोचिए, एक तरफ एक बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ ये सारे लग्जरी एमिनिटीज। और यहीं से सोर्स मटेरियल अपना सबसे बड़ा कंक्लूजन निकालता है। आलोचकों का सीधा आरोप है कि ये मेगा प्रोजेक्ट एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव कम और एक कमर्शियल लैंड ग्रैब ज्यादा है। उनका दावा है कि इसे मुख्य रूप से बड़े कॉरपोरेशंस को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब कोई भी मेगा प्रोजेक्ट विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा करता है लेकिन उसके बदले में हमारे प्राचीन इकोसिस्टम और दुनिया से कटी हुई जनजातियों के अस्तित्व को दांव पर लगा देता है, तो आखिर इस प्रोग्रेस की, इस विकास की असली कीमत क्या है? क्या इस तरह की तरक्की वाकई हमारे भविष्य के लिए सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा।